आज का अपना चैप्टर है राजस्थान की प्रमुख नदियां। अपना हेडिंग है राजस्थान की प्रमुख नदियां। तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख नदियां बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। बीकानेर में और चूरू में कोई नदी नहीं है। एक प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम कहां होता है। तो नदियों का सबसे ज्यादा जो उद्गम होता है वो होता है उदयपुर में। सबसे ज्यादा उद्गम कहां होता है? उदयपुर से। देखो, यहां उद शब्द से याद रखना, उद से उद मतलब उदयपुर में। सबसे ज्यादा नदियों का जो उद्गम होता है राजस्थान में वो होता है उदयपुर में। इसके बाद देखिए, सर्वाधिक नदियां किस जिले में है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला। तो सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है वो है आपका चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा नदियां हैं। एक प्रश्न है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग जो है वो आपका कोटा संभाग है। जबकि सबसे कम नदियों वाला संभाग, तो सबसे कम नदियों वाला जो संभाग है वो है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां पाई जाती है, जबकि सबसे ज्यादा जो नदियों वाला संभाग है वो कोटा संभाग है। फिर है बारहमासी नदियां जो हैं वो कौन सी है? तो राजस्थान में दो नदियां बारहमासी है, एक चंबल है और एक माही है। कई बार ऐसा देखा गया एग्जाम में कि एक ऑप्शन में चंबल आ गया, एक में माही आ गया। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, इस कंडीशन में आपको जो उत्तर करना है चंबल करना है, क्योंकि माही नदी है कभी कभी रुक जाती है, ऐसा इसलिए है। फिर देखिए, राजस्थान में जो नदियां बहती है वो अरावली के जो सामान्यतः पूर्व में जो नदियां हैं वो तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर के डालती है, बंगाल की खाड़ी में। जबकि जो पश्चिम में नदियां हैं वो अपना जल कहां डालती है? तो अरब सागर में ले जाकर डालती है। अरावली के पूर्व में अधिक नदियां हैं, पूर्व में की अधिक नदियां हैं राजस्थान में। तो अरावली के पूर्व में अधिक नदियां हैं, जबकि अरावली के पश्चिम में नदियां राजस्थान में कम है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि 6 जिलों में बहने वाली नदियां राजस्थान में कितनी हैं? तो राजस्थान में 6 जिलों में बहने वाली जो नदियां हैं वो 3 हैं। अगर 3 याद नहीं रहता है तो एक याद रख लो, चंबल। देखो, च से है चंबल, ब से है बनास और ल से है लूणी। इस प्रकार ये 3 राजस्थान में से नदियां हैं जो कि 6 जिलों में बहती है। ऋग्वेद कालीन नदियां कौन सी है? या अपन कहेंगे ऋग्वेद में राजस्थान की किन नदियों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में राजस्थान की 2 नदियों का उल्लेख है। एक आपकी घगर, जिसको पहले सरस्वती कहते थे, और एक द्रव्यवती नदी या अपन जिसको द्व्यस्वती नदी बोलते हैं, जयपुर वाली। तो ये 2 नदियां हैं जिनका उल्लेख हमें कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो यहां अपन ने प्रारंभिक कुछ बेसिक बातें देखी हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी में अपन ने देखा कि बीकानेर और चूरू दोनों ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो नदियों का उद्गम होता है वो उदयपुर में होता है, जबकि सर्वाधिक नदियों वाला जिला आपका चित्तौड़गढ़ है। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग जो है कोटा संभाग है, जहां सबसे ज्यादा नदियां हैं। सबसे कम नदियों वाला संभाग जो है वो बीकानेर में है। बारहमासी जो नदी है चंबल और माही है। अरावली के पूर्व में निकलने वाली नदियां अपना जल बंगाल खाड़ी में डालती है, और पूर्व में जो नदियां हैं वो ज्यादा है और पश्चिम की तरफ कम है। पश्चिम वाली जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाकर के अरब सागर में डालती है। 6 जिलों में बहने वाली राजस्थान में 3 नदियां हैं, चंबल, बनास और लूणी। ऋग्वेद में 2 नदियों का उल्लेख है, सरस्वती और द्रव्यवती नदी का उल्लेख है। अब देखिए, प्रवाह दृष्टि से राजस्थान में नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रवाह दृष्टि से नदियां, तो राजस्थान में प्रवाह दृष्टि से नदियां जो हैं 3 प्रकार की नदियां हैं।
सबसे पहले देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां अपने साथ 17.4% जल ले जाती है, जो कि सबसे कम है। जो 3 प्रकार की नदियां पढ़ेंगे उनमें सबसे कम जो प्रवाह तंत्र वाली नदियां हैं वो अरब सागर वाली है। अब देखिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हो कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में जाती है। सोजा मालू सांप खा जाएगा, एक फॉर्मूला है, सोजा मालू सांप खा जाएगा। यह एक पूरा फॉर्मूला याद रख सकते हो आप कि अरब सागर में सोजा मालू सांप खा जाएगा। एक सूत्र है, अरब सागर में सोजा मालू सांप खा जाएगा। देखो सो का मतलब है सोम नदी, जा का मतलब है जाखम नदी, मां का मतलब है माही नदी, लूत का अर्थ है यहाँ लूणी नदी, सा का मतलब है यहाँ साबरमती नदी, पै का मतलब है यहाँ पश्चिमी बनास नदी और खा का मतलब है खारी नदी। अपन अरब सागर के तंत्र वाली पढ़ेंगे और बंगाल की खाड़ी वाले तंत्र की भी पढ़ेंगे। तो यहाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, सोम है, जाखम है, माही है, लूणी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है और खारी है। ये नदियां सभी नदियां अपना जल ले जाकर के जो डालती हैं वो अरब सागर में ले जाकर के डालती है। इसके बाद देखिए आप बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं वो अपने साथ 22.4% जल ले जाती है। देखो बे फॉर बंगाल और बे से याद रखना 22, बे से बंगाल और बे से 22 याद रखना। तो 22.4% जो नदियां हैं अपना जल कहां ले जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। इनके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला जिससे आप याद रख सकते हो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में बाप गंभीर काली बेट चबाकर खा, एक फॉर्मूला है। बंगाल की खाड़ी में बाप गंभीर काली बेड़ चबाकर खा। तो देखो बांस का मतलब है यहाँ बाण गंगा है, फिर पै का मतलब है यहाँ पार्वती है, गंभीर का मतलब ये गंभीरी नदी है, काली का मतलब काली सिंध नदी है, काली सिंध, बेड़ का मतलब यहां बेड़च नदी है, बेड़च नदी, चै का मतलब यहां चंबल नदी है, फिर वैसे बनास नदी है और खा का मतलब खारी है। देखो ध्यान रखना खारी जो है अरब सागर वाले तंत्र में भी आती है और बंगाल की खाड़ी वाले तंत्र में भी आती है। मतलब ये नदी जो है दोनों तंत्रों वाली नदी है। तो ये सभी बंगाली खाड़ी में जाने वाली नदियां हैं। तो बंगाल की खाड़ी में बाप गंभीर काली बेड़ चबाकर खा, तो बाणगंगा, पार्वती, गंभीरी, काली सिंध, बेड़च, चंबल, बनास और खारी, ये सभी नदियां जो है अपना जल बंगाली खाड़ी में डालती है। इसके बाद में देखिए आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह वाली 60.2% है। और ध्यान रखना राजस्थान में जो सर्वाधिक है वो आंतरिक प्रवाह तंत्र ही है 60.2। याद देखिए आप अरब सागर में देखा 17.4, आपने देखा बंगाली खाड़ी में 22.4 और आंतरिक प्रवाह में आपने देखा 60.2 है। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है आंतरिक प्रवाह के लिए जिनसे आप आसानी से याद रख सकते हो कि कौन से आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे, फॉर्मूला देखिए काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे। तो यहाँ एक सूत्र देखिए काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे, बड़ी रूपवान लागे। तो काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे, काका मतलब है काकनी, फिर काका मतलब है काकली, सा का मतलब है साबी,
रूपा का मतलब है रूपा रेल है। गागरा का अर्थ है या घगर नदी है। मे का मतलब है यहाँ मेंथा नदी है, मेंथा। बड़ी का मतलब बांडी है। और रूपा का मतलब रूपान का मतलब है, देखो यहां तो आपने रूप से देखा रूपा रेल, और यहां देख रहे हो रूप से रूपनगढ़। इस प्रकार ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो कागनी, कांकली, साबी, रूपा रेल, घगर, मेंथा, मेंथा है मेंथा, बांडी और रूपनगढ़। तो ये सभी किस प्रकार की नदियां हैं? आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। इस प्रकार से आपने जो प्रवाह दृष्टि से राजस्थान में नदियां देखे वो 3 प्रकार से देखी। आपने आंतरिक प्रवाह की देखी वो सबसे ज्यादा थी, और अरब सागर वाली सबसे कम थी 17.4, जबकि आंतरिक प्रवाह की 60.2 है। बंगाल तंत्र वाली जो नदियां हैं वो 22.4 है। तो इस प्रकार राजस्थान में प्रवाह दृष्टि से नदियां कितने प्रकार की होती है? तो आपने देखा प्रवाह दृष्टि से राजस्थान में जो नदियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। तो पर देखते हैं चंबल नदी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो यहां देखिए आपकी चंबल नदी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। चंबल नदी, चंबल तो अपने राजस्थान की जान है, इसलिए नदी निकलती है जाना पाऊ की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? जाना पाऊ की पहाड़ियों से। और जाना पाऊ की जो पहाड़ियां हैं वो आपके एमपी में है। तो जाना पाऊ की पहाड़ियां से निकलती है, जो कि आपके महू नामक स्थान इंदौर जिला एमपी से निकलती है। तो चंबल जान है अपनी, तो जाना पाऊ की पहाड़ियों से निकलती है। और इस नदी के कई उपनाम भी हैं, जैसे इसको चरमवती कहते हैं। क्या कहते हैं? चरमवती कहते हैं। इसी को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। लेकिन याद रखना राजस्थान की कामधेनु और किसी को भी अपन कहते हैं, और वो है राठी गाय। तो नोट करके आप लिख लेना, राठी गाय को भी राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में जब आएगा तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। इस नदी को सदा वाहनी नदी भी कहते हैं, या अपन कहें कि इसे नित्य वाहनी नदी भी कहा जाता है। और साथ में इस नदी को मालवीय गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवीय गंगा भी कहते हैं। देखिए इस नदी को, देखिए किस प्रकार से नदी बह रही है। तो यहां देखिए ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ से। कहां से प्रवेश कर रही है? 84गढ़ से प्रवेश करती है, और कोटा बारा की सीमा बनाती हुई ये नदी निकल जाती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर, और धौलपुर से यूपी में चली जाती है। और यूपी में जाकर के एक नदी से मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। यूपी में यहाँ पर इटावा जिला है, मुरादगंज स्थान है, यहाँ पर जाकर ये यमुना से मिल जाती है। और चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चंबली है। तो यहाँ देखिए ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर रही है, ये कोटा में बहती है, ये बूंदी में बह रही है, ये आपके सवाई माधोपुर में बहती है, ये यहाँ पर करौली में बह रही है, और यहाँ ये आपके धौलपुर में। इस प्रकार से राजस्थान के 6 जिलों में है ये नदी बहती है। इसको आप दूसरे तरीके से भी 6 जिले याद रख सकते हो। चकबक साधु, चकबक साधु से भी आप याद रख सकते हो कि ये 6 जिलों में जैसे हैं चित्तौड़, कैसे कोटा, वैसे बूंदी, कैसे करौली, कैसे सवाई माधोपुर, और दोस्त है धौलपुर। या दूसरा एक फॉर्मूला है उससे भी आप याद रख सकते हो कि चंबल जान चित्त को बूंद से धोया करो, चंबल जान चित्त को बूंद से धोया करो। उस फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हो। देखो कैसे याद रख सकते हैं, अभी बताता हूं एक फॉर्मूला। चंबल जान चित्त को बूंद से
धोया करो। तो देखो चंबल जान, आपने जान नहीं लिखा, चंबल जान चित्त को गोंद से धोया करो। तो देखो जान का मतलब है जाना पाऊं की पहाड़ी, जाना पाऊं की पहाड़ी, मतलब इस जाना पाऊं की पहाड़ी से उद्गम होता है। चित्त का मतलब जो है आपका चित्तौड़गढ़ है, को का मतलब कोटा है, बूंद से अर्थ यहाँ बूंदी है, शहर से यहाँ सवाई माधोपुर है, और धोया से है यहाँ धौलपुर है, और करो से अर्थ है करौली है। इस प्रकार ये राजस्थान में कितने जिलों में बह रही है? 6 जिलों में बहती है। या तो चकबक साधु याद रखो, या चंबल जान चित्त को बूंद से धोया करो। ये 2 फॉर्मूले हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप याद रखो। तो अपन ने देखा जाना पाऊं की पहाड़ी से ये निकलती है और राजस्थान में 84गढ़ से ये प्रवेश करती है। तो देखिए यहाँ आपने नोट किया हो तो ये कितने राज्यों में बह रही है? तो राजस्थान में बहती है ये, इसके अलावा एमपी में बह रही है, यूपी में। तो यूपी, एमपी और राजस्थान, इस प्रकार से कितने राज्यों में बह रही है? 3 राज्यों में बह रही है। यहाँ इधर जो है एमपी राज्य है, तो इस प्रकार ये सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा बनाती है। अंतरराज्य सीमा सबसे लंबी बनाने वाली जो नदी है वो चंबली है। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज पुल बनाया गया है, हैंगिंग ब्रिज पुल बनाया गया इस पर, और ये जो पुल बनाया गया है वो अपने कोटा जिले में है। तो हैंगिंग ब्रिज पुल इस पर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में एक चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात इस नदी पर बना हुआ है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर पढ़ रहे हैं, तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। हैंगिंग ब्रिज पुल इस पर कहाँ बना हुआ है? तो कोटा में बना हुआ है। एक प्रश्न आपसे यूं भी पूछ सकता है कि राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ से करती है, तो लास्ट वाला जो जिला है वो कौन सा है जिसमें बहती है? तो आप ये कहना धौलपुर है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। हालांकि लंबाई जो है विवादित होती है, 966 भी मानते हैं, 1051 भी इसको मानते हैं। विवादित होने के पीछे यही कारण है कि नदियों की लंबाई विवादित है। इसी कारण से एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि नदियों का ये पता नहीं चल पाता है कि मानो ये जाना पाऊं की पहाड़ी से निकल रही है, तो पहाड़ी में कोई एक स्थान से यूं तो निकलेगी नहीं कि यहां से निकल गई। तो ये बारिश का पानी है, कोई विद्वान कहां से नापता है, कोई कहां से नापता है, इसलिए विवादित होती है। लेकिन ये सबसे लंबी मानी है। राजस्थान में लगभग 135 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी है, सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी यही है। सर्वाधिक अफवाह तंत्र का मतलब है सबसे ज्यादा चौड़ी जो नदी है वो यही है। इसके अलावा सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी है, सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली जो नदी है वो यही है। इसके अलावा सर्वाधिक अवनालिका प्रदन जो बनाने वाली नदी है वो भी चंबल नदी है। सबसे ज्यादा अवनालिका प्रदन ये कोटा में बनाती है। तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन बनाती है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन का मतलब है जल अपर्दन का, नालिका अवनालिका अपर्दन का अर्थ होता है जल अपर्दन। तो सबसे ज्यादा जल अपर्दन यही बनाती है, और कहां बनाती है? कोटा जिले में। तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन बनाने वाली जो नदी है वो आपकी चंबल नदी है। और सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन मतलब सर्वाधिक जल अपर्दन, मतलब जल के द्वारा मिट्टी का जो सबसे ज्यादा कटाव होता है वो कहां होता है? कोटा में। तो आपने देखा चूलिया जलप्रपात कहां देखा है? ये देखा आपने चित्तौड़गढ़ में। आपने सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हुए देखा इस नदी को किसके साथ बना दी? एमपी के साथ। तो हैंगिंग ब्रिज पुल कहां देखा है? ये आपने कोटा में देखा है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी है, और सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी है, सर्वाधिक अवनालिका प्रदन बनाने वाली है, जो कहां बना रही है? कोटा में बनाती है। इसका प्रवाह तंत्र वृक्ष के आकार का है। प्रवाह तंत्र कैसा है? तो वृक्षाकार है।
जिस प्रकार से अपना वृक्ष होता है, नीचे एक पेड़ी होती है, ऊपर शाखाएं होती है, उसी प्रकार से प्रारंभ में इसकी सहायक नदियां कम है, बाद में ज्यादा है। तो सर्वाधिक आपने देखा अपवाह तंत्र वाली नदी थी, और कैसा प्रवाह तंत्र है इसका, तो वृक्ष के आकार का है। इस पर देखिए 4 बांध बने हुए हैं। एक बांध है गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध जो है आपके मध्य प्रदेश में मतलब एमपी में है, और चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध यही है। चंबल नदी पर बना हुआ, किस पर? चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध। हम केवल चंबल की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध जो है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है, और ये भराव क्षमता की दृष्टि से, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध जो है वो यही है, चंबल नदी पर बना हुआ। इसके बाद में एक कोटा बैराज बांध है, कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध कोटा में है, और यहीं पर चंबल नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित चंबल नदी कहाँ है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित जो है वो आपके कोटा बैराज में है। आप आगे देखिए, एक है जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध। ये जवाहर सागर बांध कोटा में ही है। ध्यान रखना, कोटा शहर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक प्रश्न ऐसे बनता है कि विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर दायरे में 3 बांध हो, विश्व की एकमात्र नदी, विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर दायरे में 3 बांध हो। देखो मैंने बताने को तो यहाँ 4 बांध बताए हैं, लेकिन इसके 100 किलोमीटर दायरे में कितने बांध आते हैं? 3। तो विश्व की एकमात्र नदी चंबल नदी है जिसके 100 किलोमीटर दायरे में कितने बांध आते हैं? 3 बांध आते हैं। तो यहाँ देखा आपने इस नदी का प्रवाह तंत्र कैसा है, वृक्षाकार है। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर कहाँ है? एमपी में है। चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध था राणा प्रताप सागर है, चित्तौड़गढ़ में है, और भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। कोटा बैराज कोटा में है, और यहीं पर चंबल नदी अधिक प्रदूषित है। जवाहर सागर है कोटा में है, कोटा शहर चंबल नदी किनारे बसा हुआ है, और विश्व की एकमात्र ये नदी है जिसके 100 किलोमीटर दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। फिर देखिए सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी है, सर्वाधिक सहायक नदियों वाली जो नदी है वो आपकी चंबल नदी है। देखिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप इसकी सहायक नदियां याद रख सकते हो, और वो कैसे? चंबल में आप पका कुबाब, चंबल में आप पका कुबाब, चंबल में आप पका कुबाब। क्या आप लोगों ने कुबाब का फूल देखा है? नहीं देखा। कैसे देखोगे? होता ही नहीं है। तो यहां देखिए, मे का मतलब है मेज नदी, आ का मतलब है आलनिया नदी, आ का मतलब है यहाँ आलनिया नदी, पै का मतलब जो है वो है पार्वती नदी, एक पै से यहाँ परवन नदी, और यहाँ पका, देखो का मतलब है काली सिंध नदी, कू का मतलब है कुराल नदी, बा का मतलब है बामनी या ब्राह्मणी नदी, और बे का मतलब है बनास नदी। बनास नदी जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चंबल नदी है। अब देखिए इसी प्रकार जिस प्रकार से राजस्थान में नदियां सहायक नदी, उसी प्रकार एमपी में भी देखिए, जैसे सिप्रा नदी आकर मिलती है इसमें, तो एक रेतम नदी और एक सीवन नदी, इस प्रकार की नदियां जो है एमपी में आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो सर्वाधिक सहायक नदियों वाली जो नदी है वो अपनी कौन सी है? चंबल नदी है सर्वाधिक सहायक नदियों वाली। चंबल नदी की सहायक नदियों के लिए शॉर्टकट तरीका है, चंबल में आप पका कुबाब, कुबाब का फूल है जो चंबल में आप ही पका है। तो मे का अर्थ मेज है, आ से आलनिया है, पै से पार्वती है, पै से परवन है, का से काली सिंध है, कू से कुराल है, बा से बामनी है, और बै से बनास है। इस प्रकार 3 नदियां हैं जो एमपी से आती है, सिप्रा, रेतम और सिवन। सिप्रा वही है जो आपका उज्जैन नगर बसा हुआ है,
उज्जैन जो नगर है इसी नदी के किनारे है और यहीं पर बनी हुई है वीर दुर्गादास की छतरी। वीर दुर्गादास की जो छतरी बनी हुई है वो किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे ही है। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। अभी अपन ने देखा था कि सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली है, तो देखो जो चंबल बीहड़ क्षेत्र है यहाँ डाकू की शरणस्थली भी रहा है। जो आपका चंबल बीहड़ है, चंबल बीहड़ क्षेत्र, इसमें डाकू पाए जाते हैं और यहाँ पर एक डाकू की चर्चा की गई है और वो है फूलन देवी की। फूलन देवी यहाँ एक इस क्षेत्र में एक महिला डाकू हुई है और इस फूलन देवी पर शेखर कपूर ने फिल्म बनाई थी बेडेड क्वीन के नाम से। किसने बनाई है? शेखर कपूर ने बनाई है। ये फूलन देवी है। एक बार भारत सरकार ने घोषणा की थी अगर कोई डाकू अगर अपराध की दुनिया छोड़ करके सामाजिक जीवन में अगर लौटना चाहे तो लौट सकता है, सरकार उसे माफ कर देगी। उस समय फूलन देवी ने क्या किया था कि सपा पार्टी मतलब समाजवादी जो पार्टी है मुलायम सिंह यादव वाली, जिसकी संस्थापक है मुलायम सिंह यादव, तो इनके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। वैसे देखो फूलन देवी वास्तव में कोई प्रारंभ से कोई डाकू नहीं थी। फूलन देवी जो है एक लड़की है जो इसका बाल्यावस्था में विवाह हो गया। विवाह के पश्चात इसके पति मर गए। तो पति मरने के बाद में क्या हुआ कि गांव के कुछ ठाकुर लोग थे, उन्होंने मिलकर के इसके साथ रेप किया। ये गांव में अत्याचारों से परेशान हुई, चंबल के बीहड़ क्षेत्र में आ गई और अपने जैसे ही 3 दुखी लोग थे उनका एक समूह बना लिया। और फिर वैलेंटाइन डे के दिन, कब आता है वैलेंटाइन डे? 14 फरवरी। तो 14 फरवरी 1981 को बहमोई गांव में, बहमोई गांव जो है आपके यूपी में है, यहां पर क्या हुआ कि 22 ठाकुरों की गोली मार के हत्या की थी और इस प्रकार से इसका जो डाकू का जीवन था यहां से प्रारंभ हो गया था। तो इन्होंने उन ठाकुरों को मारा था, उन 22 ठाकुरों को मारा था जिन्होंने इसके साथ में अत्याचार किए थे, रेप की घटनाएं की थी। तो इसने उनको मार करके अपनी मौत का बदला लिया था। तो 22 ठाकुरों को खुलेआम दौड़े दोपहर जिसको अपन बोलते हैं कि गोली मार दी थी। बाद में जब ये सपा पार्टी से सांसद बन गई तो दिल्ली में इसकी 2001 में हत्या कर दी गई थी। 2001 में इसकी हत्या की गई थी और हत्या किसके द्वारा की गई? तो देखो शेर सिंह राणा द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या, जिसका उपनाम है पंकज सिंह था। और ये वही शेर सिंह राणा है जिसने वीडियो बनाकर दावा किया था कि मैं पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसकी जो अस्थियां गजनी में थी, उस गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। बोला इनको मैंने ढूंढ निकाला है और मैं भारत लेकर के आ रहा हूं। तो ये वही शेर सिंह राणा है। इसके अलावा सामंत सिंह चांड भी यहाँ पर एक डाकू है। सामंत चांड है महासेन, सामंत चांड महासेन, वो भी इस क्षेत्र का एक डाकू रहा है। तो थोड़ा सा बस ध्यान में रख लेना कि ये डाकुओं की शरणास्थली भी रहता है, चंबल का बीहड़ क्षेत्र है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं चंबल नदी की। तो ये चंबल नदी जो है राजस्थान में आपने देखा ये प्रवेश किधर से कर रही थी? तो आपने नोट किया हो तो राजस्थान की दक्षिण दिशा से क्या करती है? प्रवेश करती है। तो एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो ये एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर की ओर बहती है। अब ये चंबल नदी में क्या है कि गांगे सूंस पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, गांगे सूंस कहाँ पाए जाते हैं? गांगे सूंस का मतलब है गंगा डॉल्फिन मछली, जिसको शिशुमार मछली कहते हैं। तो चंबल में ये पाई जाती है। अब देखो आपने एक चीज नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी चंबल नदी का प्रवाह का प्रश्न आता है कि राजस्थान के कितने जिलों में बहती है या कौन कौन से जिले में नहीं बहती है, तो ध्यान रखना यहाँ 2 जिले हैं, एक बारां है और एक झालावाड़ है। ध्यान रखना इन दोनों जिलों में नदी नहीं जाती, इधर से सीधी निकल जाती है। ये चित्तौड़ फिर कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो ध्यान रखना चंबल नदी ना बारां में बहती है ना झालावाड़ में। एक बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, इसलिए इसका नाम जो है केवल नामित है, विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं की गई है।
मतलब राजस्थान सरकार ने यूनेस्को के पास इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं हो सके। अपन बनास नदी के बारे में, तो अगली नदी की चर्चा करते हैं अपन, बनास नदी। बनास नदी, सबसे पहले बनास नदी का उद्गम कहां होता है? तो बनास से, इस से को पकड़ के ख बना लेना। ये नदी निकलती है खमनौर की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? खमनौर की पहाड़ी से। और खमनौर की पहाड़ी कहां है? राजसमंद जिले में। और देखिए इस नदी के हैं 3 उपनाम भी हैं। उपनाम, एक है वन की आशा, खूब पूछा जाता है, वन की आशा। दूसरा नाम है वशिष्ठी, वशिष्ठी भी कहते हैं, वन की आशा। इसके अलावा एक नाम यही लिख लो आप, वन की आशा, एक है वर्णाशा, वर्णाशा, और एक हो गया आपका वशिष्ठी। इस प्रकार से 3 आपने उपनाम देखे। और ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। और ये नदी जो है निकलती कहां से है? तो यहाँ राजसमंद से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी से, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, और टोंक जिले में सर्पिलाकार बहती हुई सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो देखो एक तो कहां बह रही है ये? राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद के बाद में ये चित्तौड़गढ़ में बहती है, और चित्तौड़गढ़ से ये चली जाती है भीलवाड़ा में बहती है, और भीलवाड़ा से अजमेर में बह रही है, और अजमेर के अलावा कहां बहती है? टोंक में बहती है। 3, 4, 5 और छठा जिला आपका आ गया सवाई माधोपुर। इस प्रकार ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बह रही है? 6 जिलों में। और आपने देखा टोंक में कैसी बह रही है? टोंक में, तो टोंक बहती है सर्पिलाकार, सर्पिल के आकार का, सांप का जो आकार है उसके समान ये बहती है। और टोंक में ही बना हुआ है, इस पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। जो बीसलपुर बांध है इसमें चंबल और बामनी नदी का पानी ला करके डाला जाएगा। चंबल नदी का और बामनी, जिसको अपन ब्राह्मणी भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, इन 2 नदियों का पानी ला करके डाला जाएगा, ऐसी घोषणा की जा चुकी है। तो आप देख रहे हो बनास नदी, बनास कहां से निकलती है? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकल रही है। और इसको वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी अपन कह रहे हैं। राजस्थान के कितने जिलों में बह रही है? 6 जिलों में बहती है। टोंक में कैसी बहती है? सर्पिलाकार बहती है। टोंक में बीसलपुर बांध बना हुआ है, जिसमें चंबल और बामनी नदियों का पानी डाला जाएगा। 6 जिले हैं, जिसमें से एक आपका राजसमंद, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, इसके अलावा आपका अजमेर है, टोंक है और सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में आकर किससे मिल रही है? तो चंबल नदी में मिल जाती है। देखो आगे अपन चर्चा करते हैं। ये राजस्थान है, और यहाँ आपने देखी है कौन सी नदी? बनास नदी देखी है। तो ये बनास नदी यहाँ पर आकर के मिलती है, किस नदी में? तो ये चंबल नदी में मिल रही है। यहाँ पर स्थान है रामेश्वरम स्थान है। कौन सा स्थान है? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर में है, इसलिए से कहते हैं रामेश्वरम त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। और यहाँ 3 नदियां मिल रही है, एक आपकी चंबल है, एक आपकी आ गई बनास, और एक नदी और आगे मिलती है, उसका नाम है सीप। इस प्रकार 3 नदियों का त्रिवेणी संगम जो है वो यही है, चंबल, बनास और सीप। इस प्रकार से 3 नदियों का एक त्रिवेणी संगम बन गया यहाँ पर। अब देखो एक त्रिवेणी संगम यहाँ बनाती है भीलवाड़ा में, बिगोद में। एक त्रिवेणी संगम है बिगोद त्रिवेणी संगम। पहला प्रश्न ये बनता है कि बिगोद कहाँ है? तो बिगोद नामक स्थान जो है आपके भीलवाड़ा में है। और 3 नदियां हैं, बनास, बेड़च और मेनाल। इस प्रकार से 3 नदियां मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़च और मेनाल। एक त्रिवेणी संगम है राजमहल त्रिवेणी संगम, राजमहल। तो राजमहल अपने टोंक में है, और ऐसे याद करो कि राजमहल को बढ़ाई खा गई। राजमहल को कौन खा गई? बढ़ाई खा गई। तो बै से है बनास नदी, और डाई का मतलब डाई नदी, और खा का मतलब है खारी नदी। इस प्रकार बनास, डाई और खारी, ये त्रिवेणी संगम है राजमहल त्रिवेणी संगम, जो
टोंक में है। इसी प्रकार एक त्रिवेणी संगम है देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। ऐसा लगता है कि देवधाम जोधपुरिया जोधपुर होगा, लेकिन जोधपुर नहीं है, ये टोंक में है। और यहाँ ऐसे सोच लो कि देवधाम कौन गया है, बाबा गया है और मासी गया है। मासी का मतलब मासी नदी है और बा का मतलब बांडी है और एक बै से बनास, याद रखना। इस प्रकार आपने देखा 4 त्रिवेणी संगम देख लिए, बिगोद, राजमहल, देवधाम और रामेश्वरम। ये रामेश्वरम वाले की खास बात यह है कि यहाँ भगवान श्री राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ था और मीणाओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थलों में भी ये शामिल है। तो रामेश्वरम त्रिवेणी संगम आपने देखा, ये सवाई माधोपुर में है, जो कि चंबल, बनास और सीप। आप चाहो तो इसका एक फॉर्मूला है जिससे याद रख सकते हो कि रामेश्वर बांसी, रामेश्वर बांच सी। तो देखो सी का मतलब हो गया सीप नदी, चे का मतलब चंबल और वैसे है बनास नदी। तो बनास, चंबल और सीप त्रिवेणी संगम जो है राजमहल त्रिवेणी संगम है, जो सवाई माधोपुर में है और राम और सीता जी का यहाँ पर पुनर्मिलन हुआ था। बिगोद त्रिवेणी संगम बहुत मोस्ट है। बिगोद जो है भीलवाड़ा में है। बनास, बेड़च, मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है। राजमहल अपने टोंक में है और राजमहल को बड़ाई खारी, इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो, बनास, डाई और खारी 3 नदियां हैं। जबकि देवधाम जोधपुरिया वाला जो है, जो कि टोंक में है, बनास, बांडी और मानसी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। ध्यान रखना, भी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी कि चंबल सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में। पूर्णतः राजस्थान का मतलब है केवल राजस्थान में बहने वाली। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में बह रही है, ये अपने राजसमंद से निकल करके यहाँ सवाई माधोपुर में आकर चंबल में मिल गई, तो ये राजस्थान से बाहर नहीं जा रही है, इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और लगभग लंबाई 480 किलोमीटर है, लेकिन लंबाई नदियों की विवादित रहती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी जो है आपकी बनास नदी है। अब देखिए बनास नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। डाडी काली मामू खां को बेड में कहते हैं। एक फॉर्मूला है डाडी काली, या ऐसे कर लो काली डाडी, एक ही बात है। काली डाडी मामू खां को बेडमैन कहते हैं, बेडमैन कहते हैं। तो देखो काली डाडी का मतलब है काली सिंध नदी, डा का मतलब है डाई नदी, डी का मतलब है ढील नदी। फिर है देखो यहां खास बात ध्यान में रखनी है, यहां अगर काली से काली सिल करना पड़ेगा, सिंध नहीं। काली सिल जो है वो आपकी बनास की सहायक नदी है, जबकि काली सिंध है वो चंबल की। ये थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ काली सिंध है वो चंबल की है, जबकि काली सिंध सहायक नदी है वो बनास की सहायक नदी है। डा से यहाँ डाई है, डी से डील है, मां से है मानसी है, मो से मोरेल नदी है, खा से यहाँ खारी नदी है, को का मतलब कोठारी नदी है, बेड से है बेड़च है और मेन से है मेनाल है। इस प्रकार ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो बनास की सहायक नदी है। तो आपने देखा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? बनास है। और कितनी लंबी है? 480 किलोमीटर है। और काली इसकी मतलब बनास की सहायक नदियों के लिए है। काली डाडी मामू खां को बेडमैन कहते हैं। तो काली से काली सिल याद रखना पड़ेगा। काली सिंध होते तो चंबल की सहायक नदी हो जाती है। डा से है डाई है, डी से ढील है, मां से है मानसी है, मो से मोरेल है, खा से खारी है, को से कोठारी है, बेड से बेड़च है, मेन से क्या है? मेनाल है। तो ये सभी किसकी सहायक नदियां हो गई? तो आपके चंबल बनास नदी की सहायक नदियां हो गई। तो ये कुछ नदियां पढ़ने पड़ी। धन्यवाद।